करेगी, उसके साथ बाइंड करेगी और अपना इफेक्ट देगी। इसको हम उसमें अकॉर्डिंग टू देयर रिसेप्टर सेलेक्टिविटी में डिस्कस करते हैं। जो ड्रग जिस रिसेप्टर को बाइंड करके उसका इफेक्ट, अगर डोबुटामीन और प्रीनेल्टेरॉन, ये दो ड्रग्स देखी हैं जो बीटा 1 की एग्जांपल में आती हैं, अगर ये दोनों ड्रग बीटा 1 रिसेप्टर पे एक्ट कर रही हैं, उसके साथ बाइंड कर रही हैं, अफिनिटी रखती हैं, तो इन दोनों का इफेक्ट जो है बॉडी में थोड़ा मिलता जुलता आएगा, यानी कि ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट्स जो हैं वो तमाम मिलते जुलते आएंगे। मैकेनिज्म एक्शन में हमने जो डिस्कस किया था उसमें रिसेप्टर्स हैं दो टाइप्स के, अल्फा 1 के, अल्फा 2, और बीटा के हैं 3, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। जो अल्फा है, इनके रिसेप्टर्स के जो अल्फा 1 है, इसमें हमेशा GQ प्रोटीन की जो है फॉर्मेशन होती है। ये फैमिली जो है GQ की, ये हमेशा IP3 यानी इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट और DAG, डायसाइल ग्लिसरॉल, इनकी फॉर्मेशन करते हैं, और इनकी वजह से हमेशा कैल्शियम रिलीज होता है। ये कैल्शियम जो है ये प्रोटीन काइनेज C प्रोड्यूस करता है। दिस कैल्शियम विल लीड टू द कंट्रैक्शन ऑफ द कंट्रैक्शन एंड एनर्जी प्रोडक्शन, जिसकी वजह से किसी किस्म की भी एनर्जी की डेवलपमेंट होगी, डीपोलराइजेशन होगी, और जो है एक्टिवेशन होगी सिस्टम की। जबकि अल्फा 2 में हमेशा इनहिबिशन होती है, क्योंकि इसमें साइक्लिक एडेनिन मोनोफॉस्फेट जो है वो एंजाइम्स बनते हैं, और ये जो है एंड प्रोडक्ट, ये हमेशा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अगर ये रिड्यूस हो रहा है, दिस मीन्स कि डिप्रेशन हो रही है, इनहिबिशन हो रही है सिस्टम की, और वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है एनर्जी की। फिर आते हैं हम बीटा रिसेप्टर्स के। बीटा रिसेप्टर्स जो है उन तीनों में एक कॉमन चीज़ थी, और वो ये थी कि GS प्रोटीन कपल्ड तीनों हैं, और इसमें एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, और CMP हमेशा बनता है। डोपामिन में D1 और D2 है, और D1 जो है ये जो है स्टिमुलेशन कर रहा है एड्रेनालाइन साइक्लेज को, दिस मीन्स कि इससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। दूसरा D2 है और ओपन करता है पोटेशियम चैनल्स को। पोटेशियम चैनल्स जब भी अवेलेबल होंगे या रिलीज होंगे तो हमेशा डीपोलराइजेशन नहीं होगी, हाइपरपोलराइजेशन होगी। सो पॉजिटिविटी कम और नेगेटिविटी ज़्यादा होगी। नेगेटिविटी इंक्रीज होने की वजह से अक्रॉस द मेम्ब्रेन होगा ये कि वहाँ पे हमेशा इनहिबिशन होगी और एनर्जी की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। रिसेप्टर सिलेक्टिविटी, अब हम बात करेंगे कि ड्रग्स, इस स्लाइड में हम डिस्कस करें कि वो ड्रग्स जो कि अलग-अलग अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती है, उसकी एफिनिटी अलग है, और इस जो रिसेप्टर्स के जिसके साथ बाइंड करेंगी, आगे हम उन्हीं रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन पे जो इफेक्ट आएगा उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको ये याद रखना होगा कि नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन इंडिविजुअली किन किन रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करते हैं और उनको एक्टिवेट कर देते हैं, जिसमें अल्फा 1, बीटा 2, बीटा 1, बीटा अल्फा 1, अल्फा 2, ये चारों है। लेकिन डिफरेंस नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन यानी कि एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन में सिर्फ एक है, और वो ये है कि बीटा 1 और बीटा 2 हमेशा इनकी एफिनिटी इक्वल है, किसमें, एपिनेफ्रिन में, जबकि नॉरएपिनेफ्रिन में बीटा 1 की एफिनिटी ज्यादा और बीटा 2 की एक्टिवेशन कम है। आइसोप्रोटेनॉल, इसका टोटली जो है एफिनिटी वो बीटा 1 और बीटा 2 के लिए, अल्फा के लिए बिल्कुल मिनिमाइज है। सो वो इफेक्ट आएगा जो बीटा 1 और बीटा 2 दोनों की स्टिमुलेशन से आता है। फिनाइलेफ्रिन टोटली ये अल्फा 1 एगनिस्ट है, और इसका इफेक्ट जो है वो टोटली अल्फा 1 की एक्टिवेशन से जो आना है वही आएगा सिर्फ। अब फिर डोपामीन में आ जाए। डोपामीन में जो है D1 इज इक्वल टू D2, इसका मतलब ये हुआ कि डोपामीन जो है वो दोनों D1 और D2 के लिए इक्वल एफिनिटी रखता है। दोनों एक्टिवेट होते हैं जब भी डोपामीन बॉडी में रिलीज होगी, या हम आर्टिफिशियली डोपामीन बॉडी में को एडमिनिस्टर करेंगे, क्योंकि ये नेचुरल हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर भी है, बॉडी में रिलीज भी होता है, और यही डोपामीन आर्टिफिशियली अवेलेबल भी है टू इंड्यूस और एडमिनिस्टर द पेशेंट। डोबुटामीन इसको हम बीटा 1 एगनिस्ट बोलते हैं, और ये इसकी एफिनिटी जो है प्योरली सबसे ज्यादा बीटा 2 और अल्फा से ज्यादा है, सो सिलेक्टिव बीटा 1 एगनिस्ट को बोलेंगे।
टॉर्निडी सिलेक्टिवली बाइंड करता है ये अल्फा 2 रिसेप्टर को, और ये भी एक्टिवेट करता है अल्फा 2 को। सो यहाँ पे हमने जितने रिसेप्टर्स पढ़े हैं ये तमाम के तमाम अल्फा, बीटा, डोपामीन, बीटा 1 और अल्फा 2 की एक्टिवेशन में इनका रोल है। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक्स या ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट्स। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअली मुख्तलिफ जो आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं उन साइट्स के ऊपर कौन कौन से रिसेप्टर्स मौजूद हैं और इन्हीं रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन से बॉडी में क्या क्या चेंजेस आती हैं। सबसे पहले हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ब्लड वेसल्स को देखेंगे। ब्लड वेसल्स में अगर आए तो प्रीडोमिनेंटली जो सबसे ज्यादा रिसेप्टर्स मौजूद हैं वो अल्फा 1 के हैं, अल्फा 1 एगनिस्ट के। अल्फा 1 एगनिस्ट जब भी एक्टिवेट होगा, यानी कि अल्फा 1 एगनिस्ट का मतलब ये है कि ये वो ड्रग्स हैं, मतलब अगर हम जनरली नाम ले दीज आर अल्फा 1 एगनिस्ट, इसका मतलब ये होता है कि ये उन ड्रग्स की बात की जा रही है जो कि अल्फा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करके अल्फा 1 रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे। क्योंकि एगनिस्ट जो टर्म है हमने जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ी थी कि ये सिस्टम को एक्टिवेट करने वाली ड्रग्स को कहते हैं, जबकि एंटागनिस्ट या ब्लॉकर्स सिस्टम को जो इनहिबिट कर रहे हैं या एगनिस्ट का इफेक्ट को सुप्रेस करके अपोज कर रहे हैं उनको हम एंटागनिस्ट कहते हैं। अब अल्फा 1 एगनिस्ट जब भी दी जाएगी, और ये अल्फा 1 रिसेप्टर्स जो कि ब्लड वेसल्स के ऊपर मौजूद हैं, और ब्लड वेसल्स में सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने की आर्टेरियोल्स की होती है, तो आर्टेरियोल्स में मैक्सिमम ब्लड भी आ जाता है, लेस देन आर्टरीज, लेकिन कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा है, कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने की एबिलिटी ज्यादा है। ये रिसेप्टर्स भी यहीं सबसे ज्यादा मौजूद हैं। ये जब भी अल्फा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो हमेशा जो स्किन और आपके जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऊपर जो कैपिलरीज और आर्टेरियोल्स मौजूद हैं उनकी हमेशा वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, वो हमेशा कंस्ट्रिक्ट करेंगे। अच्छा, सेकेंडली जो पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगी। पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस हम उस ब्लड को कहते हैं जिसको फ्लो के दौरान रेजिस्टेंस मिले अक्रॉस द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज, आर्टेरियोल्स या ब्लड वेसल्स। सो जितना पेरिफेरल वास्कुलर वीनस प्रेशर बिल्डअप होगा तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। अब ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज हो गया है क्योंकि पीवीआर यानी पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो इसके नतीजे में हमेशा कंपनसेटरी रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया होगा। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो बॉडी में होता है, उसको कंपनसेट करने के लिए अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ब्रेडिकार्डिया से कार्डिक आउटपुटिंग कम होगा, कार्डिक आउटपुट कम होगा, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली ब्लड प्रेशर वापस नीचे आना शुरू हो जाएगा। रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया एज अ रिस्पॉन्स टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। सेकेंड नंबर B2 यानी बीटा 2 एगनिस्ट हो गए। बीटा 2 एगनिस्ट प्रीडोमिनेंटली सबसे ज्यादा मौजूद हैं स्मूथ मसल ऑर्गन्स में। स्मूथ मसल ऑर्गन्स में आपके तमाम एब्डोमिनल और थोरैक्स के जितने भी विजराज हैं उनको कहते हैं हम, उनकी जो स्ट्रक्चर है उसको जिस चीज से वो बने हुए हैं, जिस कंस्टिट्यूएंसी से, वो तमाम स्मूथ मसल ही कहलाया जाता है। अब बीटा 2 रिसेप्टर्स जो सबसे ज्यादा मौजूद हैं वो लंग्स के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे हम ब्लड वेसल्स की बात करें उन पे भी रिलेटिवली लेसर अमाउंट में मौजूद हैं। ये स्केलेटल मसल पे जो मौजूद बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं ये पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस को कम करेंगे। बीटा 2 की एक्टिवेशन से हमेशा पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम होगी क्योंकि ये तमाम स्मूथ मसल ऑर्गन्स को रिलैक्स करती है, उन मसल्स को रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स मसल्स के अंदर मौजूद हैं वो भी डायलेट कर जाएंगे। रिलैक्सेशन की वजह से पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम होगी। पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम होगी तो इसका मतलब ये कि एक डिटरमिनेंट जो है वो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर जो है वो दैट विल बी रिड्यूस्ड। बीटा 1 एगनिस्ट लिटिल इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल्स। बीटा 1 रिसेप्टर्स जो है ये मौजूद तो हैं बीटा ब्लड वेसल्स पे, BV स्टैंड्स फॉर ब्लड वेसल्स, लेकिन ये हमेशा सबसे ज्यादा मौजूद है हार्ट के मसल्स पे। हार्ट पे सबसे ज्यादा मौजूद है। जो ब्लड वेसल्स हैं इन पे रिलेटिवली बहुत मिनिमम पे मौजूद है। डोपामीन एगनिस्ट, वेसोडाइलेशन ऑफ सबक्लाइनिक एंड रीनल वास्कुलेचर। डोपामीन के जो D1 रिसेप्टर्स हैं ये तमाम की तमाम ब्लड वेसल्स पे मौजूद हैं, लेकिन सिलेक्टिव। ये सिर्फ और सिर्फ किडनी
और जीआईटी से रिलेटेड जो आपके वास्कुलर बेड है या कह लें कि कैपिलरीज और आर्टेरियोल्स हैं, उनको उनके ऊपर मौजूद हैं। लिहाजा जब भी आप ऐसी ड्रग जो डोपामिन के रिसेप्टर को एक्टिवेट कर सकती है, जैसे कि D1, तो ये हमेशा मौजूद हैं कहाँ पे? किडनी के ब्लड वेसल्स पे और जीआईटी पे, और उनको हमेशा ये डायलेट करती है, जिसकी वजह से किडनी के जो फंक्शंस हैं वो बेहतर होते हैं। और अगर किडनी रीनल शटडाउन की तरफ जा रहा हो, पेशेंट शॉक की तरफ जा रहा हो ड्यू टू किडनी फेलियर, तो उधर जी। हार्ट में वैसे तो रिसेप्टर्स ये तीनों मौजूद हैं, बीटा 1 भी, बीटा 2 भी और अल्फा भी। लेकिन सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंटली सबसे ज्यादा हार्ट के ऊपर मसल जो मौजूद हैं, रिसेप्टर्स मौजूद हैं, वो हैं बीटा 1। तो हार्ट के मसल्स के ऊपर बीटा 1 रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन जब भी होती है, तो हमेशा आइनोट्रोपी, क्रोनोट्रोपी और ड्रोमोट्रोपी होती है। ये 3 इफेक्ट्स हैं। आइनोट्रोपी स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ हार्ट रेट, रेट ऑफ हार्ट। chronotropy stands for contractile force और ड्रोमो stands for conduction. So rate, contractile force और कंडक्शन, ये तीनों इंक्रीज होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द हार्ट। हार्ट रेट इंक्रीज होने से होता यह है कि कार्डिक सिस्टोली का शॉर्टन हो जाती है। कार्डिक सिस्टोली किसको कहते हैं? जो हार्ट की बीट है उसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो हैं। एक जो सिस्टोलिक जो फर्स्ट पोर्शन जिसमें कंट्रैक्शन होती है हार्ट की मसल्स की, उसको वो शॉर्टन हो जाती है, क्योंकि हार्ट रेट कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, जल्दी से कंट्रैक्ट होगा, जल्दी से रिलैक्स होगा, जल्दी से कंट्रैक्ट होगा, जल्दी से रिलैक्स होगा। कार्डिक आउटपुट इसकी वजह से इंक्रीज होता है। कार्डिक आउटपुट क्या है? कार्डिक आउटपुट ये है कि हार्ट को अपनी जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है, उसको इंक्रीज करने के लिए खुद से भी लोड बढ़ाना पड़ता है, और वर्कलोड बढ़ता है जब हार्ट के ऊपर। कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होती है तो ऑक्सीजन कंजम्पशन भी मार्कली इंक्रीज होती है। ये जो है इंक्रीज बेसिकली ब्लड प्रेशर जो है आपके दो डिटरमिन करते हैं, दो चीजें, एक है पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस और दूसरा है कार्डिक आउटपुट। अब कार्डिक आउटपुट इंक्रीज यहाँ पे हुआ बीटा 1 की स्टिमुलेशन की वजह से, इस वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट। सो बीटा 1 भी एक वजह बनती है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने की वजह, एक ये भी है। सो ऐसी ड्रग्स जो बीटा 1 को स्टिमुलेट करेंगी वो हमेशा कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करके ब्लड प्रेशर को रेज करेंगी। इसके अलावा फर्स्ट इंस्टेंस में इसका जो इफेक्ट होगा ऑन द फर्स्ट स्टेप, वो हार्ट रेट इंक्रीज होगा। दूसरा जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं अल्फा 1 के मौजूद हैं, अल्फा 1। अच्छा, बीटा 2 के जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं वो अमूमन हार्ट के जो वेसल्स हैं उनको थोड़ा सा डायलेट करके ब्लड प्रेशर को लो करने की कोशिश करेगी, और टैकीकार्डिया भी इसको और इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आगे एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे एक एक ड्रग जिसका जो रिसेप्टर पे एक्टिवेशन का अफेक्ट है वो कैसे बॉडी के सिस्टम को अफेक्ट करती है by activation of that receptor. अल्फा 1 एगनिस्ट जितने भी हैं या अल्फा 1 रिसेप्टर्स, ये मोस्ट कॉमनली मौजूद कहाँ पे हैं? सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंटली ये है मौजूद ब्लड वेसल्स पे। अब ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जो हार्ट पे जो मौजूद है, हमने बात की ब्लड वेसल्स की पिछले स्लाइड में, अब हम बात करें अल्फा 1 एगनिस्ट की। अल्फा 1 एगनिस्ट ये डायरेक्ट अल्फा स्टिमुलेशन है हार्ट की। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेट, हार्ट रेट जो है इसको इंक्रीज कर रहा है। जबकि फिनाइलेफ्रीन जो है ये भी एक अल्फा एगनिस्ट है, ये हमेशा हार्ट रेट को डिक्रीज करता है बाय वेगल एक्शन। हार्ट रेट रिड्यूस इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये वैगस नर्व जो है ये सीएनएस इनर्वेशन है, और ये नॉर्मल कंपनसेटरी मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये कम हो रहा है। क्योंकि रूटीन में अल्फा एगनिस्ट जो है ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, और ब्लड प्रेशर के इंक्रीज होने के बाद जो नॉर्मल कंपनसेटरी ब्रेडिकार्डिया जो होता है उसको हम इससे डोनेट करें कि इस वजह से ये हार्ट रेट रिड्यूस हो रहा है। अच्छा, अब ब्लड प्रेशर पे जनरली जो इफेक्ट्स हैं वो हम डिस्कस कर लें। अल्फा 1 एगनिस्ट जो है ये वेसल्स के ऊपर मौजूद है, ये हमेशा वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है जिसकी वजह से मीन ब्लड प्रेशर जो है हमेशा आपका रेज करता है, डायस्टोलिक एज वेल एज सिस्टोलिक। एपिनेफ्रीन जो कि मौजूद कहाँ कहाँ है? अल्फा 1 पे भी, बीटा 1 पे भी। सो ये पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज करके भी और आपका कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करके भी, दोनों डिटरमिनेंट्स जो हैं ये किसको डिफाइन कर रहे होते हैं? ब्लड प्रेशर को। ये दोनों चीजें, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस और कार्डिक आउटपुट, ये दोनों आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने की वजह बनते हैं। और सिस्टोलिक तो बढ़ता ही बढ़ता है,
डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है बढ़ भी सकता है, कोई चेंज नहीं भी आ सकती, और डिक्रीज भी हो सकता है। प्योर बीटा एगोनिस्ट अगर आप दे रहे हैं फिर क्या होगा, यानी कि वो ड्रग बीटा 2 को भी बीटा 3 को भी, तो क्या इफेक्ट होगा? बीटा 1 की स्टिमुलेशन से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगी, लेकिन बीटा 2 की स्टिमुलेशन से थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगी, क्योंकि बीटा 2 की स्टिमुलेशन में हमने पढ़ा है कि हमेशा रिलैक्सेशन होती है, किनकी? मसल्स की भी, एज वेल एज जो आपके एंडोथीलियम है उस ऑफ द ब्लड वेसल्स, वो भी डायलेट करते हैं, वो भी रिलैक्स करते हैं। सो इसीलिए ब्लड प्रेशर जो पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस रिड्यूस हो रही है प्योर बीटा एगनिस्ट देने से, क्योंकि बीटा 1 का इफेक्ट कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करके है, और बीटा 2 स्टिमुलेट होने से पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस रिड्यूस हो रही है। अब ये एक आपके सामने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट, तीन मुख्तलिफ ड्रग्स के डिस्कस करेंगे, जिसमें पहली जो आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख रहे हैं वो फिनाइलेफ्रीन की है, दूसरी एपिनेफ्रीन की है, और तीसरी आइसोप्रोटेरिनॉल की है। पहली हम इसमें इफेक्ट बेसिकली एक पर्सन का हमने ब्लड प्रेशर और उसकी पल्स या हार्ट रेट चेक किया, वो था ये 145/100, और हार्ट रेट था उसका 170 पर मिनट। अब इस पॉइंट पे हमने फिनाइलेफ्रीन, फिनाइलेफ्रीन जो है ये क्या है? अल्फा 1 एगनिस्ट, ये हमने ड्रग उस पेशेंट में इंस्टॉल कर दी। अब आप देख सकते हैं कि इसके बाद एक तो ग्राफ ऊपर गया, अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, और आप देख सकते हैं एज कम्पेयर टू 145/100 ब्लड प्रेशर जो है आपका मार्कली इंक्रीज हो गया। अच्छा, ये इसका जो आपने एक स्टूडेंट ने सवाल किया, इसका जवाब मैं लेक्चर के आखिर में देता हूँ। 170 160 आप देख सकते हैं कि पल्स कम हुई है और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हुआ है। इसके पीछे जो ब्लड प्रेशर लिखा हुआ है वो तकरीबन 180/130 है, अराउंड ऑफ। तो ब्लड प्रेशर बेसिकली इंक्रीज हुआ और हार्ट रेट जो है वो रिड्यूस हुआ। क्यों? इसको हमने डिस्कस करना है, क्योंकि अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी जो है आपकी अब आप देख सकते हैं कि ये जो अल्फा 1 बेसिकली है एगनिस्ट। अब अल्फा 1 जो है रिसेप्टर्स, मैंने आपको पहले बताया कि ये प्रीडोमिनेटली सबसे ज्यादा मौजूद है ब्लड वेसल्स पे, और जब भी अल्फा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे हमेशा वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी, ब्लड प्रेशर रेज होगा। ब्लड प्रेशर रेज होगा तो आप देख सकते हैं कि ब्लड प्रेशर उसकी एग्जांपल सामने नजर आ रही है कि उसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। लेकिन हार्ट रेट क्यों रिड्यूस हुआ? हार्ट रेट इसलिए रिड्यूस हुआ क्योंकि जो ही ये स्पाइक आती है ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की, तो साथ ही नॉर्मल कंपनसेटरी ब्रेडिकार्डिया होता है। ये एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर है, जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जो कि बॉडी में कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी में आप पहले पढ़ के आ चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ड्रग। सेकेंड ड्रग है आपकी एपिनेफ्रीन, जो कि अल्फा 1 और बीटा 1 और बीटा 2 दोनों पे एक्ट करता है। बीटा 1 और बीटा 2 दोनों पे एक्ट करता है, 1 एंड 2। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हैं वो ये तीन रिसेप्टर्स। इसके अलावा एपिनेफ्रीन अल्फा 2 को भी एक्ट करता है, लेकिन ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट से रिलेटेड ये तीन रिसेप्टर्स हैं। अल्फा 1 मौजूद है ब्लड वेसल्स पे सबसे ज्यादा, ये वैसोकंस्ट्रिक्शन करवा रहे हैं उसको। बीटा 1 सबसे ज्यादा मौजूद है हार्ट के ऊपर, ये कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करवा रहे हैं, हार्ट रेट, कंट्रैक्टाइल फोर्स और कंडक्शन को इंक्रीज करा के। और तीसरा है बीटा 2 रिसेप्टर्स। बीटा 2 रिसेप्टर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा मौजूद वैसे तो लंग्स पे हैं, लेकिन ब्लड वेसल्स पे भी मौजूद हैं, और ये लंग्स के रिलैक्स कराने के अलावा ब्लड वेसल्स को भी रिलैक्स कराते हैं, तो ये वैसोडाइलेशन भी थोड़ी सी करा रहे हैं। अब ये तीनों इफेक्ट मैंने आपको बता दिए, अब आप कलेक्टिव करें कि क्या इफेक्ट आया। देखिए, अब था एपिनेफ्रीन इंस्टिल करने से पहले, एपिनेफ्रीन एडमिनिस्टर करने से पहले एक पर्सन का ब्लड प्रेशर था 135/90 और उसका हार्ट रेट था 180 पर मिनट, 180 पर मिनट।
अब हुआ ये कि एपिनेफ्रिन दिया, अल्फा 1 और बीटा 1 दोनों पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज करके और कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करके दोनों ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने की वजह बनी, जिसकी वजह से इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर हो गया 190 बाय 124। लेकिन कुछ देर बाद ही ये नीचे आना शुरू हो गया। और क्यों आया? क्योंकि तीसरा जो काम था वो बीटा 2 रिसेप्टर का था। बीटा 2 रिसेप्टर्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये ब्लड की वेसल्स को भी डायलेट करते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों ने वेसोकंस्ट्रिक्शन कराई और इसने कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कराया और दोनों ने ब्लड प्रेशर इंक्रीज कराया। लेकिन साथ ही बीटा 2 की स्टिमुलेशन की वजह से ब्लड वेसल्स डायलेट की, क्योंकि ये हमेशा स्मूथ मसल ऑर्गन्स जितने भी हैं उनको रिलैक्स कराती है। तो ब्लड वेसल्स जो हैं उनकी जो आउटर लाइनिंग है उसमें भी एंडोथेलियम मौजूद है और मस्कुलर लेयर मौजूद है, ये रिलैक्स हो जाएगी, जिसके वजह से वेसोडाइलेशन हो जाएगी। इसीलिए कुछ मिनट बाद ही ब्लड प्रेशर नीचे आना शुरू हो जाएगा और 160 बाय 82 पे आ जाएगा। लेकिन अब ये जो नॉर्मल कंपनसेटरी ब्लड प्रेशर नीचे आया है, जिस तरह से ऊपर वाली ड्रग में हमने देखा था कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा था तो कंपनसेशन के तौर पे ब्रेडिकार्डिया हुआ था, तो यहाँ कंपनसेशन में जब आप देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर 160 पे नीचे आया 190 से, तो कंपनसेशन टेकिकार्डिया हुआ है, सो 180 से बढ़ के 210 पे आ गया है। तो एक बार आप देखें कि हार्ट रेट इंक्रीज होने से एक बार फिर तीसरी बार 175 बाय 110 पे आ जाएगा और ब्लड प्रेशर जो है वो फिर फर्दर इंक्रीज हो जाएगा। सो ये हो गया आपका सेकंड ड्रग एपिनेफ्रिन, जो तीनों पे एक्ट करता है। अब हम बात करेंगे तीसरी ड्रग की, जो है आसोप्रोटेरिनॉल, जो कि बीटा 1 और बीटा 2 दोनों पे इक्वल एक्ट करता है, यानी कि इसका इफेक्ट जो है दोनों पे इक्वल है। इनका भी इक्वल था आपस में, इनका भी इक्वल है। अब आते हैं आइसोप्रोटेरिनॉल इंस्टिल करने से पहले क्या ब्लड प्रेशर था पेशेंट का। अब आपने आइसोप्रोटेरिनॉल इंस्टिल की, एडमिनिस्टर किया, साथ ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ। और ये ब्लड प्रेशर फौरन नीचे क्यों आया? क्योंकि अलोन इसमें वेसोडाइलेशन, इसमें तो अल्फा 1 इन्वॉल्व था, इधर सिर्फ अलोन कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से एक हल्की सी स्पाइक आई और बीटा 2 जो कि वेसोडाइलेशन का काम भी साथ साथ कर रहा है, ये कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करके ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। और ये बीटा 2 वेसोडाइलेशन करके, यानी कि ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करके वेसोडाइलेट कर रहा है, ब्लड प्रेशर इजीली रेजिस्टेंस नहीं रहती, ब्लड प्रेशर नीचे आना शुरू होता है। सो आप देख सकते हैं कि एक बार स्पाइक आई बीटा 1 की वजह से और बीटा 2 की वजह से साथ ही फॉल आ गया, और ये फॉल है जिसकी वजह से 145 से बाय 95 से रिड्यूस होके ब्लड प्रेशर 95 बाय 28 आ गया। अब ये जो ड्रास्टिकली फॉल आया है ब्लड प्रेशर का, उसकी वजह से नॉर्मल कंपनसेटरी मैकेनिज्म है कि हार्ट रेट जो है वो दुगना हो गया, मतलब हार्ट रेट इतना ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि एक तो बीटा 1 जो है ये भी हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहा है, और बीटा 2 जो वेसोडाइलेशन करके इसने ब्लड प्रेशर को नीचे लेके आया था, उसके बाद नॉर्मल कंपनसेटरी मैकेनिज्म हो रहा है जो कि रिड्यूस ब्लड प्रेशर को की वजह से टेकिकार्डिया कर रहा है। सो टेकिकार्डिया में दोनों इन्वॉल्व हो गए, बीटा 1 भी और बीटा 2 भी। सो इस तरह से ये इफेक्ट्स हैं जो मुख्तलिफ ड्रग्स की वजह से आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे आते हैं। अब हम आते हैं आई के ऊपर। आई में मेन चीज जो आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, एक डिजीज है ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा में होता यह है कि एक्वस ह्यूमर, ये वो फ्लूइड है जो आई में ट्रेवल कर रहा है, आई के अंदर, आई की जो कैविटी है उसके अंदर मौजूद है, आई बॉल के अंदर। अब ये एक्वस ह्यूमर जो है, इसकी जब भी विसिनिटी में प्रोडक्शन बढ़ जाए या इसका आउटफ्लो जो है या ड्रेनेज जो है वो स्टॉप हो जाए, दोनों सूरतों में ये फ्लूइड जो है आई बॉल के अंदर ज्यादा हो जाता है। ये फ्लूइड जो है एक्वस ह्यूमर का, ये प्रेशर बिल्डअप करता है आई के ऊपर। आई स्ट्रेन की वजह से ग्लाउकोमा की कंडीशन आती है, जिसको हम लेमैन लैंग्वेज में काला मोतिया कहते हैं। अब इस इंट्राओकुलर प्रेशर रेज होने की वजह से मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आती हैं। अब हम जो ड्रग्स आई में इंस्टॉल करते हैं वो इस इंट्राओकुलर प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए करते हैं, और वो रिड्यूस कैसे होता है? हम तो इंक्रीज करके। सो दो चीजें हैं, एक है आउटफ्लो इंक्रीज करके और दूसरा है प्रोडक्शन को रिड्यूस करके।
इन दोनों तरीकों से हम वो इफेक्ट ले लेते हैं जो कि आ सकता है। अब आते हैं हम रेस्पिरेटरी ट्रैक पे। अच्छा, एक चीज जो जरूरी है जाननी वो ये है कि ये अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं वो जनरली मिड्रियासिस करते हैं। ये याद रखिएगा, एड्रिनर्जिक एगनिस्ट जो है उसमें अल्फा रिसेप्टर्स मौजूद हैं सिर्फ आई के ऊपर, और ये वाइडनिंग ऑफ द आई बॉल कर देते हैं, प्यूपल ऑफ द आई बॉल। प्यूपल की वाइडनिंग की वजह से मिड्रियासिस होता है। मिड्रियासिस यानी कि वाइडनिंग ऑफ द आई बॉल, और ये इफेक्ट है अल्फा एगनिस्ट की वजह से। बीटा 2 रिसेप्टर्स मैंने आपको ये पहले बताया था कि ये मौजूद होते हैं प्रीडोमिनेटली सबसे ज्यादा लंग्स पे। सो लंग्स पे ये सबसे ज्यादा मौजूद हैं, और जब भी बीटा 2 रिसेप्टर वाली कोई एक्टिवेशन वाली ड्रग दी जाएगी तो हमेशा ब्रोंको डायलेशन होगी। सो जो ल्यूमेन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स है वो हमेशा वाइडन होगी, जिसकी वजह से एयर वे जो है वो इंटैक्ट हो जाएगी, और नैरोइंग ऑफ द ल्यूमेन की वजह से जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ रही थी पेशेंट को अस्थमा के केस में या सीओपीडी को, इन तमाम जो पल्मोनरी डिजीज है, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसमें ये शिकायत दूर हो जाएंगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे जो इफेक्ट हैं वो क्या क्या हैं? अल्फा और बीटा स्टिमुलेशन की वजह से हमेशा रिलैक्सेशन होगी। अच्छा, अगर आपको ये रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन के इफेक्ट्स याद करने हो या जनरली याद करने हो कि ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट्स क्या हैं, तो आप सिर्फ दो चीजें याद रख लें कि सिंपैथेटिक सिस्टम रिलेटेड है फाइट, फ्राइट और फ्लाइट से। तो आप ज़हन में लाएं कि फाइट अगर आप कर रहे हैं या भाग रहे हैं, किसी चीज से दूर भागना चाह रहे हैं, कोई लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर है और आपको भागना पड़ गया है, तो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं? आपको हार्ट रेट इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि तेज तेज भाग सकें, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, आपके जो मुख्तलिफ सिक्रीशंस हैं वो स्टॉप हो जाएंगी ताकि एयर वो जो है वो ज्यादा बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सके, और रेस्पिरेशन जो है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, ये बेहतर हो जाए। तो ये तमाम चीजें हैं जो आप देखेंगे कि इसकी वजह से होती हैं। बीटा रिसेप्टर मीडिएट रिलैक्सेशन वाया हाइपरपोलराइजेशन। अब बीटा रिसेप्टर जो हैं ये हमेशा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रिलैक्स करते हैं। सो इसके मुराद ये है कि रिलैक्स होने से कि पेरिस्टालसिस का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। इस ड्रग के यूज करने से पेरिस्टालसिस स्लो डाउन होता है। अल्फा 2 स्टिमुलेशन जो है वो हमेशा क्या करती है, एसिटाइलकोलिन की रिलीज करती है प्री सिनेप्टिकली, और ये रेयर है, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे अवेलेबल है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे। बाकी जगहों पे अल्फा 2 जो है वो एसिटाइलकोलिन की रिलीज में हेल्प आउट नहीं करती और ये डिक्रीज नहीं करती। अल्फा 2 एगनिस्ट जो है ये हमेशा सॉल्ट और वाटर की सिक्रीशन को इंटेस्टाइन में स्टॉप करते हैं। जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट, यूट्रस कंटेन्स बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स। इसका मतलब ये है कि बीटा 2 रिसेप्टर एगनिस्ट जो है ये हमेशा रिलैक्सेशन करते हैं, स्पेशली इन प्रेग्नेंट यूट्रस। प्रेग्नेंट यूट्रस में ये होता है कि रिट्रोड्रीन एक ड्रग है जो कि बीटा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है। ये रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं यूट्रस के ऊपर। यूट्रस के ऊपर एक्टिवेशन की वजह से यूट्राइन मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। यूट्राइन मसल रिलैक्स होने की वजह से जो कंट्रैक्टाइल फोर्स आ रही है कि वो मदर जो है वो एक्सपेल आउट करे फीटस को, वो ठहर जाती है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्री मेच्योर लेबर यानी कि प्री मेच्योर कंट्रैक्टाइल फोर्स आनी शुरू होती है यूट्रस के अंदर कि वो प्री मेच्योर इजेक्ट कर दे बेबी को, वो ठहर जाती है, वो डिले हो जाती है। ब्लैडर बेस जो है इसके ऊपर यूरिथ्रल स्फिंक्टर के ऊपर और प्रोस्टेट के ऊपर ये अल्फा रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा कंट्रैक्ट करते हैं स्फिंक्टर को। स्फिंक्टर होता है एंड पे, जो ब्लैडर के एंड पे है। इसका फायदा ये होता है कि जो ये प्रोमोट करता है यूरिनरी रिटेंशन को। इसका मतलब ये है कि ड्रिबलिंग जो हो रही है जिन पेशेंट्स को और जिनको प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का प्रॉब्लम है, उनको यूरिन का प्रॉब्लम आता है, यानी कि ड्यूरिंग मैच्योरेशन वो पेनफुल उनको मैच्योरेशन आती है, रिफ्लेक्स जो है वो पेनफुल होता है। ऐसे पेशेंट्स में हम उस स्फिंक्टर को कंट्रैक्ट करके रिलीफ दे देते हैं पेशेंट को। तो ये फायदा है। बीटा 2 रिसेप्टर एगनिस्ट भी मौजूद हैं, ये भी ब्लैडर वॉल को मसल को रिलैक्स करते हैं। अल्फा 1 रिसेप्टर्स जो हैं ये हमेशा प्रोस्टेट स्मूथ मसल्स को कंट्रैक्ट करते हैं, और टेस्टीज में डक्टस डेफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स जो हैं उन पे अल्फा रिसेप्टर जब भी एक्टिवेट करते हैं ये हमेशा इजैकुलेशन में हेल्प आउट करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स,
ये ग्लैंड्स कौन से हैं? ये आपके जितने भी ओवर द स्किन मौजूद हैं, स्वेट ग्लैंड्स जिनको हम कहते हैं, वो हैं। ये होते तो सिम्पैथेटिक सिस्टम के अंडर हैं, लेकिन इनमें रिलीज जो होती है वो हमेशा एसिटाइलकोलिन होती है, इसीलिए हम इनको नाम देते हैं कि ये सिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक हैं। ये एक्सेप्शनल केस है जिसमें सिम्पैथेटिक सिस्टम के अंडर होने के बावजूद रिलीज जो हो रही है वो कोलिनर्जिक ड्रग्स हो रही हैं, यानी कि कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर हो रहा है, यानी कि एसिटाइलकोलिन। मेटाबॉलिक इफेक्ट्स क्या हैं? बीटा 3 तीसरा रिसेप्टर था, अभी तक हमने इसको डिस्कस नहीं किया था। बीटा 3 रिसेप्टर जो है ये हमेशा एक्टिवेट करता है फैट सेल्स पर। फैट सेल्स को एक्टिवेट करके ये लिपोलिसिस में हेल्प आउट करता है। तो आप इमेजिन करें कि सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं ये जो आज हम पढ़ रहे हैं, सिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करने वाली। सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, एक पेशेंट, एक बंदा जो है वो फ्लाइट की कंडीशन में है, भाग रहा है, उसको अपने डेंजर जोन से बाहर निकलना है, उसमें फैट की डेपोजिशन होगी, फ्री फैटी एसिड्स बनेंगे, ग्लिसरॉल जो है वो विद इन द ब्लड आएगा ताकि ये कंज्यूम हो सके। सो इससे आपको हमेशा याद रखना है, ये तरीका है याद करने का आपके सिस्टम के इफेक्ट्स को, कि आपकी जो सिस्टम है, अगर अब ये बीटा ब्लॉकर दिए जाए, इसकी जो ऑपोजिट अगला जो आपका टॉपिक होगा, तो ऑब्वियसली वो इसकी ऑपोजिट होगा। फैट सेल्स कंटेन अल्फा 2 रिसेप्टर्स। सो बीटा 3 के बिल्कुल जो ऑपोजिट इफेक्ट फैट सेल्स के ऊपर आ रहा है वो अल्फा 2 की एक्टिवेशन से आ रहा है। अल्फा 2 रिसेप्टर्स भी फैट सेल्स पे मौजूद हैं, लेकिन ये इनहिबिट कर रहे हैं लिपोलिसिस को, क्योंकि यहाँ पे सेलुलर सीएमपी रिड्यूस हो रहा है। जब सेलुलर सीएमपी मौजूद नहीं होगा, यानी कि साइक्लिक एडेनिन मोनोफॉस्फेट अवेलेबल नहीं होगा, जो कि एनर्जी का एक सिंबल है, एनर्जी अवेलेबल होती है विसिनिटी पे, अगर ये इंक्रीज हो रहा हो। अब ये डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये कि लिपोलिसिस जो है वो अवेलेबल, लिपोलिसिस उस तरह से नहीं हो पाया। सिम्पैथोमाइमेटिक जो है इनहांस कर रहे हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन लिवर, इंक्रीज करते हैं ग्लूकोज रिलीज को इनटू द ब्लड, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लड शुगर जितनी ज्यादा अवेलेबल होगी उतना ही ज्यादा पेशेंट जो है वो इसको अगर आपने याद करना हो हाइपरग्लाइसीमिया को, कि ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो जेन में रखिएगा कि स्ट्रेस जो है ये इसके नतीजे में भी हमेशा सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, यानी कि स्ट्रेस जो है फ्लाइट में आता है, फ्लाइट, फाइट और फ्राइट, ये जो तीन फैक्टर हैं, इसमें स्ट्रेस फैक्टर भी इसी में इंक्लूड किया जाता है फ्लाइट में। तो स्ट्रेस फैक्टर की वजह से हमेशा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है। सो इसीलिए हम एक डायबिटिक पेशेंट को हमेशा कहते हैं कि आप स्ट्रेस से बाहर आए, स्ट्रेस जो है वो उससे आपकी शुगर बढ़ती है। सो इस पॉइंट से आप हमेशा याद रख सकते हैं कि सिम्पैथोमाइमेटिक की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है। बीटा 2 रिसेप्टर्स जो है वो हमेशा अपटेक ऑफ पोटेशियम को इंक्रीज करते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर्स जब भी एक्टिवेट होंगे, GS14 कपल रिसेप्टर्स हैं ये, इनकी एक्टिवेशन से हमेशा क्या होगा, पोटेशियम लेवल जो है वो रिड्यूस होगा, क्योंकि ये अपटेक कर लेंगे, पोटेशियम विसिनिटी से कम हो जाएगा। फॉल जो पोटेशियम एक्सरसाइज में हमेशा पोटेशियम लेवल इंक्रीज होता है बॉडी में। इंसुलिन जो है वो हमेशा ब्लड में बीटा रिसेप्टर से हमेशा इंक्रीज होगा। सो याद रखिएगा कि बीटा रिसेप्टर की वजह से हमेशा इंसुलिन इंक्रीज होगी, और डिक्रीज जो होगी हमेशा अल्फा 2 रिसेप्टर की वजह से होगी। रेनिन जो है वो बीटा 2 की स्टिमुलेशन की वजह से होता है और इनहिबिट होता है बाय अल्फा 2 रिसेप्टर्स। रेनिन जो है ये क्या करता है, बीटा 1 की स्टिमुलेशन से इसलिए होता है क्योंकि बीटा 1 रिसेप्टर्स जो हैं वो आपके हार्ट के अलावा दूसरा किडनी में मौजूद है। किडनी में ये रेनिन की रिलीज करवाते हैं, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन, एंजियोटेंसिन एंडोटेरोन सिस्टम जो है ये आपका स्टिमुलेट हो जाता है। और रेनिन इसके एक स्टेप है जिसकी प्रोडक्शन से हमेशा आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि एंड प्रोडक्ट जो बनता है वो एंजियोटेंसिन 2 बनता है। सीएनएस पे इफेक्ट जो है एम्फेटामिन का ये है कि ये यूजफुल भी है और ये अब्यूज भी है। लेजिटिमेट इंडिकेशंस जो है इसकी नार्कोलेप्सी है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम है, और अप्रोप्रिएट कंट्रोल ऑफ वेट रिडक्शन में हम इसको यूज करते हैं। सो इसके ये 3 यूजेस हैं। नार्कोलेप्सी से मुराद ये है कि एक पेशेंट है जिसको हमने को एडिक्शन हुई थी मुख्तलिफ ड्रग्स की, उससे हमने इसको वापस लेके आना है, तो ऐसी सूरत में जो है ये ड्रग यूज की जा सकती है। एक वो पेशेंट जो कि फोकस ना कर सकता हो किसी एक चीज के ऊपर और वो एक बैक वक्त 2-3 चीजें सोचे, तो ऐसे में उसकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट होती है। ऐसी सूरत हाल में भी हम ये पेशेंट को दे सकते हैं ड्रग। डोपामीन और डोपामीन जो है ये हमेशा एक्यूट हार्ट फेलियर में यूज की जाएगी या कार्डियोजेनिक शॉक में।
इसकी आपको डोजेज याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये डोपामीन जो है D1 पे एक्ट करती है और डोपामीन जो है ये हमेशा बीटा 1 एगनिस्ट पे एक्ट करती है। इन दोनों का रोल है। अगर हार्ट फेलियर के साथ रीनल शटडाउन भी है यानी किडनी फेलियर भी है तो डोपामीन इज द फर्स्ट चॉइस। अगर महज सिर्फ एक्यूट हार्ट फेलियर है तो डोपामीन इज द मेन चॉइस, इज द बेस्ट चॉइस। अब और इसके अलावा जो कंडीशंस हैं और उनकी एग्जांपल्स हैं उसमें एपिनेफ्रीन आता है। एपिनेफ्रीन लोकल हीमोस्टैटिक, यानी लोकल हीमोस्टैटिक का मतलब ये है कि लोकलाइज एरिया में पेशेंट जो है वो उसकी हीमोडायनामिक्स यानी कि ब्लड प्रेशर, पल्स और ये डिफर कर रहा है, बॉडी टेम्परेचर डिफर कर रहा है, तो ऐसी सूरत में हम एपिनेफ्रीन को देख के लोकलाइज एरिया में इसको बेहतर ला सकते हैं। डिकंजेशन के तौर पे, नेजल डिकंजेशन के तौर पे हम अल्फा 1 एगनिस्ट फेनिलेफ्रीन यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन करवा देगा। वैसे कंस्ट्रिक्शन की वजह से जो है वो ब्लड फ्लो जो है वो वेसल्स का कम हो जाएगा। सो उससे भी एक नॉर्मली जो म्यूकस सिक्रेशंस हो रही थी वो रिड्यूस हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो इंटैक्ट हो जाएगा आपका ब्रीदिंग, एयरवे बेहतर हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कम हो जाएगी। लोकल एनेस्थेटिक ये जो यूज करते हैं हम माइनर सर्जिकल प्रोसीजर के लिए, जिसमें हम पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया नहीं देते, सिर्फ हम लोकली एनेस्थेटाइज करके अलोंग विद एपिनेफ्रीन। और एपिनेफ्रीन को हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जिस जगह पे हमने लोकल एनेस्थीसिया दिया है वहां पे एपिनेफ्रीन एज अ वैसोकंस्ट्रिक्टर काम करेगा या फेनिलेफ्रीन अल्फा 1 एगनिस्ट के तौर पे। एपिनेफ्रीन जो है वो 3 रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, अल्फा 1, बीटा 1 और बीटा 2 पे। तो अल्फा 1 का जो रोल है वो यहाँ पे काम आएगा और वो वैसोकंस्ट्रिक्शन कराएगा लोकली अलोंग विद लोकल एनेस्थेटिक, जिसकी वजह से लोकली उस एरिया में होगा ये कि जो आपका ब्लड प्रेशर है वो स्लोली ब्लड जो है वो फ्लो वो स्लो हो जाएगा और ड्रग जो है वो स्लोली रिलीज होती रहेगी लोकलाइज एरिया में, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी भी कम आएगी और इफेक्ट भी प्रोलॉन्ग रहेगा। तो ये दो इफेक्ट आ जाते हैं जिसकी वजह से हम एपिनेफ्रीन को कॉम्बिनेशन में लोकल एनेस्थेटिक ही देते हैं। स्पाइनल शॉक, स्पाइनल एनेस्थीसिया के देने की वजह से अमूमन एक कंडीशन, एक सिंड्रोम में पेशेंट चला जाता है जिसमें ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हो जाते हैं, हाइपोटेंशन में पेशेंट चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें नॉरएपिनेफ्रीन या फेनिलेफ्रीन को इंडिकेट है, ये दे सकते हैं। क्रॉनिक ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, क्रॉनिक ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब ये है कि एक पेशेंट जो बैठा हुआ था, क्रॉनिक का मतलब ये कि ये एक गिव डिजीज बहुत पुरानी चल रही है, लॉन्ग स्टैंडिंग है। दूसरा ऑर्थोस्टैटिक का मतलब ये कि अगर आप जब पोस्चर चेंज करते हैं, जैसे आप स्टैंडिंग में थे, अपराइट थे, तो एकदम सिटिंग में आ गए, तो उससे ब्लड प्रेशर एकदम लो हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में जो ब्लड प्रेशर कम और ज़्यादा होने की वजह से जो वर्टाइगो और डिजीनेस आती है और पेशेंट जो है कंप्लेंट करता है कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ गया है, ऐसी कंडीशन में हम मिडोड्रीन को यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मिडोड्रीन ड्रग आपने याद करनी है लेकिन आपने डोज और फ्रिक्वेंसी याद नहीं करनी। अलबत्ता प्रैक्टिकल में आपसे ये पूछा जा सकता है, लेकिन थ्योरी में ये इसकी डोज और फ्रीक्वेंसी कि कितनी बार हमने दिन में देनी है, TDS स्टैंड्स फॉर थ्राइस डेली, तो ये नहीं याद करना। आई के लिए ये कि मीडियाटिक एजेंट है और रेटिनल एग्जामिनेशन में हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कंजक्टाइवल इचिंग और कंजेशन को बेहतर करती है। एपिनेफ्रीन और फेनिलेफ्रीन ग्लाउकोमा के लिए यूज की जाती है। एप्राक्लोनिडीन जो है ये और बायमोनिडीन ये भी यूज की जा सकती है, ये भी इसी ग्रुप में आती है। अल्फा 2 जो है ये हमेशा सेंसेस ऑफ एक्वस ह्यूमर को रिड्यूस करेगी। एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आई बॉल में जो स्ट्रेन पड़ा है वो कम हो जाएगा। पल्मोनरी यूजेस के लिए आए तो बीटा 2 स्टिमुलेटर जो है वो हमेशा यूज होते हैं और ये एक्यूट एस्थमेटिक ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन जो कि एज द रिजल्ट ऑफ एस्थमा हुआ है, एयर प्रॉब्लम आ रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ रही है, उसके लिए तो उसमें हम यूज करते हैं। लॉन्ग एक्टिंग जो बीटा 2 एगनिस्ट हैं उसमें सॉलमेट्रोल और फॉर्मेट्रोल आते हैं, ये हमेशा प्रोफिलैक्सिस के लिए यूज होते हैं। प्रोफिलैक्सिस ऑफ एस्थमा, प्रोफिलैक्सिस का मतलब ये होता है कि एक डिजीज अभी आई नहीं है, उसके ऑनसेट से पहले ही उसकी प्रिवेंशन के लिए अगर हम जो ड्रग यूज करते हैं उसको हम कहते हैं कि ये प्रोफिलैक्सिक या प्रोफिलैक्टिकली दी गई है। तो सॉलमेट्रोल और फॉर्मेट्रोल जो है बीटा 2 लॉन्ग एक्टिंग है जो हम प्रोफिलैक्सिस में देते हैं, जबकि शॉर्ट एक्टिंग में हम अल्ब्यूट्रॉल, टर्ब्यूट्रालीन और साल्बुटामोल यूज करते हैं।
तो बीटा 2 एगनिस्ट जेनेटोयूरिनरी ट्रैक में भी यूज की सकते हैं, उसमें रिटोड्रीन इसकी ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस है। रिटोड्रीन के अलावा टर्बिटोलिन और साल्ब्यूटामोल भी शामिल है। ये क्या कर रहे हैं, ये सुप्रेस कर रहे हैं प्री मेच्योर लेबर को। प्री मेच्योर लेबर का मतलब ये है कि यूट्राइन मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं, जो कंट्रैक्शन हो रही थी उसको हम कहते हैं लेबर हो रही है। तो ये कंट्रक्टाइल जो मसल्स की मूवमेंट है यूट्रस की, वो एकदम रिड्यूस हो जाएगी। तो प्री मेच्योर लेबर की फेज से पेशेंट बाहर आ जाएगा और अपने टाइम पे ही बेबी को इजेक्ट करेगा। लॉन्ग एक्टिंग ओरल सिम्पैथोमिमेटिक्स जो है उसमें एफेड्रीन और सुडोएफेड्रीन आते हैं, जो इम्प्रूव करते हैं यूरिनरी कॉन्टिनेंस को। यूरिनरी कॉन्टिनेंस बेहतर हो जाती है। सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स जो हैं उनका एक रोल है, वो ये है कि ये वेरी पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर होते हैं, कार्डिक स्टिमुलेटर होते हैं। अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स दोनों के ये स्टिमुलेंट हैं। वैसोकंस्ट्रिक्शन जो है ये जितनी भी वास्कुलर बेड्स हैं उनके ऊपर ये वैसोकंस्ट्रिक्शन कराते हैं। इनके इफेक्ट क्या क्या है, ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहे हैं और कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये तमाम के तमाम इफेक्ट आते हैं। पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक जो इफेक्ट है ये कंट्रक्टाइल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक जो है हार्ट रेट के इंक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी वजह से ऑक्सीजन कंजम्पशन और वर्कलोड भी बढ़ता है। ये आपका लास्ट पॉइंट है जो आपने आज के लेक्चर में याद करना है। इक्वी प्रेशर रिस्पॉन्स, इक्वी प्रेशर रिस्पॉन्स जो है वो है एपिनेफ्रीन का। एपिनेफ्रीन के इक्वी प्रेशर रिस्पॉन्स में हमेशा ये होता है कि डोज आप जितनी मर्जी देते जाएं, डोज आप जितनी मर्जी बढ़ाते जाएं, होता ये है कि इफेक्ट जो है वो सेम आता रहता है। ये है, जबकि आम रूटीन में ये होता है कि कोई भी आप ड्रग देते हैं तो ये ग्राफिकल आप रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि एक्स वाई एक्सिस पे हमेशा क्या हो रहा है कि आपकी इफेक्ट आ रहा है, जबकि एक्स एक्सिस पे ड्रग जो है वो रिड्यूस होती भी जाए, कितनी भी हो जाए, तो ये नेग्लिजिबल की तरफ जा रही है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद करने वाली है कि हमेशा डिस्पाइट ऑफ टाइम, जितना मर्जी टाइम हो जाए, ड्रग का इफेक्ट सेम रहता है इन केस ऑफ एपिनेफ्रीन, जबकि बाकी ड्रग्स में ऐसा नहीं होता। विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्रग का इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में ये चीज़ समझाने की कोशिश की है। और सेकंड है वेजो रिवर्सल रिस्पॉन्स या डिप्रेसर रिस्पॉन्स। इसको भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मैं आपको बता देता हूँ। होता ये है कि रूटीन में हम अल्फा जब भी ब्लॉकर देते हैं, तो हम अल्फा एगनिस्ट देते हैं, तो हमेशा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। लेकिन ये एपी से मतलब है एपिनेफ्रीन, तो एपिनेफ्रीन जब भी हम देंगे तो हमेशा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। लेकिन अगर डिस्पाइट आप एपिनेफ्रीन के देने से पहले एक बार आप अल्फा ब्लॉकर को यूज करें, अल्फा ब्लॉकर के बाद अगर आप एपिनेफ्रीन को यूज करेंगे, डिस्पाइट के इंक्रीज हो, ये फर्दर डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि पहले अल्फा ब्लॉकर जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट है, आफ्टर अल्फा ब्लॉकेट उसका इफेक्ट आएगा, उसके बाद सेकेंडली इफेक्ट जो आएगा वो अल्फा ब्लॉकर का इटसेल्फ भी आएगा। तो ये दोनों ज्वाइंट इफेक्ट जो है अल्फा एगनिस्ट और अल्फा ब्लॉकर का, वो नेट डिप्रेसिव इफेक्ट लाएंगे, यानी कि दुगना रिड्यूस हो जाएगा ब्लड प्रेशर। सो ये जो लाइन है, ये अपर और लोअर लाइन, ये बेसिकली सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को शो कर रही है, और सेंट्रल जो लाइन है वो मीन ब्लड प्रेशर को शो कर रही है। सो ये है डिफरेंस कि एपिनेफ्रीन अलोन दिया जाए तो सिर्फ ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। अगर आप अल्फा ब्लॉकर के देने के बाद दोबारा एपिनेफ्रीन को यूज करेंगे तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर अल्फा ब्लॉकर से भी रिड्यूस हो रहा है, और उसके बाद जब आप अल्फा एगनिस्ट को यूज करेंगे तो उसकी वजह से भी ये फर्दर रिड्यूस होगा, और ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन हो जाएगा। इस कंडीशन को, इस फिनोमेना को हम वेजो रिवर्सल फिनोमेना ऑफ टेल कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का टॉपिक। बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और आपके एक स्टूडेंट का जो जवाब था वो मैं दे दूं पहले। और वो स्टूडेंट का जवाब ये था कि फर्स्ट टर्म में आपका कोर्स कितना होगा। तो फर्स्ट टर्म में अराउंड आपके 3 यूनिट्स होंगे, जिसमें जनरल, एएनएस, और तीसरा जो यूनिट है अमूमन सीवीएस या सीएनएस होता है। इनमें से एक यूनिट जो आपका शुरू कराया जाएगा इनमें से। सो टुडे इज द, ये आपका टॉपिक था। बाकी हम अपने कल के लेक्चर में बाकी जो साइड इफेक्ट्स हैं वो और जो दीगर ड्रग्स हैं उनके इफेक्ट्स वो हम अपने तीसरे लेक्चर में पढ़ेंगे।